नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला के अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्णों का विभाजन, अर्थात वर्ण विभाजन किन आधार से और किस प्रकार से कितने तरीकों से होता है। तो वर्णों का विभाजन 4 तरीकों से होता है। जो पहला तरीका है उच्चारण के आधार पर, दूसरा तरीका है उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा तरीका है कंपन के आधार पर, चौथा तरीका है सांस के आधार पर। तो हम स्टार्ट करते हैं उच्चारण के आधार पर पहला, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन, और तीसरा है घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, चौथा है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो हम पहला देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर अगर हम वर्णों का विभाजन करते हैं तो ये 2 प्रकार से होता है। उच्चारण के आधार पर भी 2 प्रकार से होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो दोस्तों, दो प्रकार से होता है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं और इसके बारे में कि स्वर 11 होते हैं, 4 होते हैं जिनमें से ह्रस्व स्वर, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसका दूसरा पार्ट है व्यंजन। व्यंजन है 33। इसमें से 25 व्यंजन होते हैं स्पर्शी या वर्गीय, जिन्हें हम क वर्ग च वर्ग बोलते हैं, और इसमें 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ्य होते हैं। वो 4 व्यंजन होते हैं, वो होते हैं य र ल व, य लव, एक ही ले में य लव, यार मेरा लव। और इसी में होते हैं 4 उसमें या संघर्षी व्यंजन, जिसके उच्चारण में उस्मात निकलती है। तो अब हमारा वर्णों का विभाजन दूसरा कौन सा है? ये तो हमारा जो हमने बताया कि उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन 2 तरीके से होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है? जो गला पार्टी होती है, मतलब गले के आसपास के जो भी ये होते हैं, जैसे गला हो गया, हमारा कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया ऊपर की साइड, तालव्य जीभ के पीछे एकदम बैक साइड में, कंठ आपको पता है उसके ऊपर एकदम तालव्य, जीभ के पीछे खोपड़ी के यहाँ इधर पीछे की साइड, और फिर अंदर ही जैसे हम गले में घुस रखे हैं तो यहाँ पे मूर्धन्य एकदम ऊपर ना, मूर्धा, जहाँ पे हमारी जीभ लगती है, मूर्धा। उसके बाद फिर हमारा नाक आ जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है उच्चारण में। और फिर उसके बाद हमारे दांत, जीभ, हमारे होठ, यानी कि हमारे गले से संबंधित और मुंह तक के मतलब जितने भी पार्ट है सबका योगदान वर्णों के उच्चारण में होता है। ये कौन कौन से हैं? ये है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, नाक, ओष्ठ, दंत, जीभ, ये। उसके बाद हमारा तीसरा आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब क्या होता है? घोषत्व का मतलब होता है कि हमारे कंपन से होता है, हमारे जो मुंह के अंदर या उच्चारण स्थान के पास जो कंपन हो रहा है जीभ में, गले में, तो जो कंपन हो रहा है उसके आधार पर कुछ वर्णों में कंपन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जिनमें कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। सघोष को याद करने का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है इसमें कि सघोष क्या होते हैं? जिनमें कंपन होता है, और अघोष क्या होते हैं? जिनमें कंपन नहीं होता है। सघोष क्या होते हैं? इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। स्वर 345 अंतस्थ है, स्वर 345 अंतस्थ है। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। स्वर का मतलब सारे स्वर सघोष है, 3, 4, 5, यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण सघोष होगा। तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण सघोष होगा। जैसे ग, क वर्ग का क, ख, ग। ग क्या है? हमारा सघोष है, क्योंकि उसमें कंपन होता है। ग 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 ग। अंतस्थ मैंने बताया यहाँ पे यरलव, और उसी के साथ ह भी आता है हमारा सघोष में। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी? स्वर 345 अंतस्थ है। और अघोष की क्या है? अघोष की है 12 से
अघोष का यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा, अघोष होगा। ठीक है, तो अघोष में क्या है, जैसे क ख अघोष है, च छ अघोष है, और इस स से क्या है, इस स से है हमारा सलजम, सचिन और हमारा पेट पटासा। ये तीनों एक स से हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। उसके बाद आता है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन दो प्रकार से होता है। प्राणत्व कहते हैं ना कि प्राण निकल गए, तुमने देखा होगा कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए, उस महिला के प्राण निकल गए। प्राण क्या होता है, प्राण निकल गए यानी कि सांसें बंद हो गई। अब जब सांसें बंद हो गई, सांस क्या होती है, अब सांस के अंदर ऑक्सीजन होते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, उसी को हवा बोलते हैं, सही है ना। हाँ, तो अब प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में इसको विभाजित किया है। अर्थात देखो मैं आपको बताता हूँ, वर्णों का जो विभाजन हो रहा है चार प्रकार से होता है, और चारों ही प्रकार में उच्चारण के आधार पर भी दो प्रकार से होता है, घोषत्व के आधार पर भी दो प्रकार से विभाजन होता है, प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से विभाजन होता है। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर तो आपको पता ही है, जितना भी हमारा गलायन पार्ट है, 5 प्रकार है, 6 प्रकार जितने भी है। ठीक है, कि कौन कौन सा है, गला है, कंठ, तालव्य 2, मूर्धन्य 3, नाक 4, दांत 5, होठ 6, 7, 7 नंबर का है जीभ, जो लुढ़क के ऊपर जाती है। तो प्राणत्व के आधार पर क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार से। अब अल्प प्राण का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्राणत्व का मतलब है सांस, घोषत्व का मतलब कंपन। ठीक है, और उच्चारण स्थान का मतलब ये बताया मैंने आपको, उच्चारण के आधार पर यानी कि शब्दों का, यानी कि वर्णों का खेल। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो अल्प प्राण का मतलब है कम वायु, अर्थात हाफ प्लेट, हाफ प्लेट हवा, हाफ प्लेट सांस, ये क्या है, अल्प प्राण है, कम हवा यानी कि हाफ प्लेट। महाप्राण, महाप्राण फुल हवा, फुल प्लेट हवा, समझ रहे ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि अल्प प्राण को कैसे पहचानेंगे। यह है ट्रिक, स्वर 135 अंतस्थ, सेम वही है, सिर्फ इसमें 345 था, इसमें 135 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्प प्राण में हमारा स्वर 135 अंतस्थ, अर्थात सभी स्वर अल्प प्राण है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, जैसे क वर्ग का क, ग, तो ये क्या है, अल्प प्राण है, अंतस्थ यरलव। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण मतलब फुल प्लेट यानी कि पूरी हवा, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुंह से अधिक हवा निकले या सांस निकले, तो उसे बोलेंगे महाप्राण। महाप्राण का जो ट्रिक है वो ये 24 से, यानी कि यहाँ पे 12 से था, वहां पे 24 से है, यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे ख क्या है, हमारा महाप्राण है। तो एक प्रकार से हम अघोष और महाप्राण में मैचिंग देख सकते हैं, और सघोष और अल्पप्राण में मैचिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो स है, यहां भी ये स, सलजम वाला स, सचिन वाला स और पेट पटा स, तो ये तीनों को डिफाइन करता है। देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है ये अभी थोड़ा एक उसके आधार पर है, ग्राफिक टाइप से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अब हम वर्ण विभाजन को एक परिभाषिक तरीके से लिखेंगे, परिभाषिक तरीके से लिखेंगे, एक परिभाषा लिखेंगे इनकी, क्योंकि मैंने आपको अभी जो पहले बताया वो एक नॉर्मल वे में बताया, आपको एक आकार के रूप में बताया, एक मैप के रूप में बताया। अब मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से, परिभाषिक तरीके से बताऊंगा, जो आपको मेंस में या किसी भी, हाँ उत्तराखंड पीसीएस मेंस या यूपी पीसीएस मेंस या मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपके पास परिभाषा आती है तो आप लिखोगे किस तरीके से। मैं आप स्टार्ट करता हूँ। वर्ण विभाजन,
उच्चारण के आधार पर। दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर पढ़ेंगे हम। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अह, आ, ह, ये है। तो दोस्तों हमारे पास अ, ई, उ और री, ये है ऋषि ऋषि, ये है हमारे मूल स्वर, अर्थात ये मूल है, आधार है ये स्वर का, ये मूल स्वर है और ह्रस्व स्वर है। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से इनके बाद के स्वरों का निर्माण हुआ है। ह्रस्व स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब हमारे पास इसी में है आ, ई, उ, ए, औ, ये है हमारे दीर्घ स्वर, और इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने से पिछले वाले शब्द से मिलके बने होते हैं। अ से आ बना, ई से ई बना, उ से उ बना, और इन्हीं को संयुक्त अक्षर कहते हैं, आई मीन संयुक्त स्वर कहते हैं, जो मिलके बने हैं। और दोस्तों अब आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे? स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्मीय व्यंजन। तो दोस्तों अब हम ये जो आपको मैंने व्यंजन के तीन भेद बताए हैं, इनकी परिभाषा लिखेंगे। अब हमारा आता है पहला स्पर्शी व्यंजन। अर्थात स्पर्शी का स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या श्वास मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या श्वास मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात छूती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। इसी कारण से इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। एग्जाम्पल हमारे पास है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, टोटल 25। अब अगला हमारे पास आता है अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा बताते हैं हम आपको। अंत का अर्थ होता है मध्य, अर्थात बीच में। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के मध्य भाग में स्थित रहती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। आप उच्चारण करके देखिए। य, अर्थात ये जो य उठ रहा है बीच, जीभ के बीच से उठता है, यहां से य, र, व, ल। उसके बाद हमारा आता है तीसरा ऊष्मीय, अर्थात संघर्ष व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इनका उच्चारण स्वर तंत्रिका में घर्षण के साथ होता है। अर्थात जो ऊष्मीय व्यंजन है, इनका उच्चारण जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती है उनके घर्षण के साथ होता है। इसी कारण से इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए। श सलजम वाला, पेट पटा श, पेट पटा वाला, अ स सचिन वाला, ह हल वाला, स ह। तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये हिंदी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा स्टार्टिंग है अभी, तो कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।